चलो, क्या पढ़ रहे थे? हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। चलो, जनरल रूल क्या है मुझे बताओ। प्रिंसिपल ही लाइबल होगा थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी को कुछ भी गलत होता है, भले वो एजेंट करके देता है, तो भाई उसकी गलती के लिए हमेशा प्रिंसिपल लाइबल है। चलिए, यहाँ तीन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, एजेंट ने डिस्क्लोज किया। एजेंट ने क्या डिस्क्लोज किया कि भैया ये हमारा प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये एजेंट टेल द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, तो इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इनके बीच में है, तो एजेंट कभी भी पर्सनली लाइबल है ही नहीं। उसने वैसे भी साफ साफ बता के रखा है, जैसे कुशाल वाला केस था, ठीक है। उसने बता के रखा है कि भैया प्रिंसिपल है, मैं ऑर्डर वहां से मारूंगा तो माल आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो हाँ, प्रिंसिपल तो लाइबल रहेगा। दूसरी सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, तो दूसरी सिचुएशन में क्या है? अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। मुझे बताओ, फैक्टर वाले केस में क्या था? पोजीशन है, वो अपने नाम पे, ठीक है, नाम बताया ही नहीं। रादर हम ये बोलेंगे कस्टमर ने पूछा ही नहीं, कस्टमर को कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। माल खरीद के हम कुशाक से चले जाते हैं, ठीक है, कोई भी आकर। कल को अगर कुछ भी रिपेयर या कुछ भी दिक्कत होती है, वो खुश नहीं होता है, तो फिर क्योंकि पूछा ही नहीं गया तो बताया भी नहीं गया, तो साफ यहाँ पे उन्होंने बोला एजेंट से ही इज द एजेंट बट डज नॉट टेल द प्रिंसिपल नेम। उसने प्रिंसिपल का नाम बताया नहीं है स्पेसिफिकली, तो प्रिंसिपल लेटर बाद में जब पता चलता है प्रिंसिपल कौन है, तो प्रिंसिपल फिर भी लाइबल तो रहेगा। इसने ये बता दिया कि भैया ये एजेंट है, इसने ये बता दिया एजेंट है, लेकिन प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया, लेकिन तब भी प्रिंसिपल तो लाइबल रहेगा। तो पहली वाली सिचुएशन में मैं एजेंट हूं और प्रिंसिपल हमारा ये है, तो प्रिंसिपल लाइबल रहेगा। दूसरी वाली सिचुएशन में मैं एजेंट हूं, लेकिन प्रिंसिपल कौन है ये आपने बताया नहीं, लेकिन तब भी प्रिंसिपल लाइबल तो रहेगा। क्या ये दो सिचुएशन समझ में आ गई? तीसरी सिचुएशन क्या लिखा है, जरा हेडिंग बताओ। कंसील मतलब क्या होता है? छुपाना। हमने यहां पर प्रिंसिपल का नाम छुपाया है। मतलब आपने क्या प्रिटेंड किया है कि भैया आप ही प्रिंसिपल हो। एजेंट ने डिस्क्लोज किया ही नहीं कि वो एजेंट है, उसने अपने आप को प्रिंसिपल वाला ट्रीटमेंट दिया। थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है दोनों में, दोनों में, एजेंट में भी और प्रिंसिपल में भी। एग्जाम्पल, बी ने गुड्स बाय किए इन हिज ओन नेम बट एक्चुअली फॉर दी किसके लिए? ए के लिए, सीक्रेटली। तो हम मानेंगे कि सामने वाले को थोड़ी ना पता है तुमने किसके लिए काम किया, हमारे लिए तो भैया तुम ही सब कुछ हो। तो कुल मिलाकर अगर आपने नाम डिस्क्लोज, देखो, अगर ये बोलते कि मैं एजेंट हूँ, प्रिंसिपल कौन है ये नहीं बताया, तो भी प्रिंसिपल लाइबल है। लेकिन इफ इन केस तुम बोलते हो कि मैं ही प्रिंसिपल हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने जानबूझकर नाम छुपाया सामने वाले का और ये भी नहीं बताया कि तुम एजेंट हो, तो यस, आपकी लाइबिलिटी बनेगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी के पास दोनों पे केस करने का राइट आएगा, प्रिंसिपल में भी और एजेंट में भी। अब वो उसकी खुद की मर्जी। वैसे तो प्रिंसिपल में हमेशा करेगा तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल तो वैसे ही हमेशा लाइबल है। दिक्कत कब होगी? जब वो एजेंट पे करेगा। क्यों? क्योंकि जनरली एजेंट तो लाइबल नहीं होता है, लेकिन इस केस में होगा अगर उसने छुपाया है तो। हाँ, नहीं, फैक्टर वाले में क्या है, अपने नाम पे बेच रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ, होता क्या है ना, एक होता है ओरल और एक होता है रिटर्न। कभी कभार बिल्स वगैरह में ना लिखा रहता है, तो बिल वगैरह अगर तुम डिटेल में जाओगे, जीएसटी वगैरह लेते हो, तो डिटेल में आपको पता रहेगा कि वो एजेंट है। वो कभी उसने मुंह से बोला नहीं, आपको लगा कि वो ओनर है, आपको ऐसा लगा कि वो ओनर है, लेकिन कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेसिफाई होगा कि वो एजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये नहीं करेगा तो प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, ये खुद पर्सनली उसके लिए लाइबल हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर वाला हाँ हो सकता है, बोला ही जा सकता है। फैक्टर में आपको लगता है कि ये ओनर है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में ओनर है? क्या नहीं, तो फैक्टरिंग एजेंट ही यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। क्लैरिटी बच्चों? तो तीन सिचुएशन हमने पढ़ी। कितनी सिचुएशन पढ़ी? तीन सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या थी? एजेंट ने क्या किया? प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज किया। दूसरे केस में प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। पहली वाली सिचुएशन में उसने बताया मैं एजेंट हूं, ये मेरा प्रिंसिपल है। दूसरी वाली सिचुएशन में उसने बताया मैं एजेंट हूं और प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया, लेकिन ये बताया मैं एजेंट हूं। तीसरी वाली सिचुएशन में उसने अपने आप को प्रिंसिपल ही सीधा बताया, तो अब वो लायबल हो जाएगा। कल को पता चलेगा वो तो एजेंट था, तो एजेंट पे भी केस किया जा सकता है और प्रिंसिपल में भी, ठीक है। प्रिंसिपल में तो हमेशा केस किया जा सकता है। यहां इंपॉर्टेंट क्या है? एजेंट पे भी केस होएगा। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो ये हमने सिचुएशन यहां समझी। नीचे आ जाओ, हेडिंग टॉट का मतलब इससे पहले भी क्या है? सिविल रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग की बात हो रही, कुछ भी गलत काम, प्रिंसिपल हमेशा लाइबल रहेगा। टॉट
एजेंट ने अगर कुछ भी टॉट किया, एजेंट ने टॉट किया मतलब क्या, एजेंट ने कुछ भी सिविल रॉन्ग किया तो प्रिंसिपल उसके लिए हमेशा लायबल है। यहाँ 3-4 लाइनों में बस वही बता रहे हैं, आ जाओ अच्छे प्रेजेंटेशन में समझिए। इफ एजेंट कमिट अ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, एनी रॉन्गफुल एक्ट वाइल डूइंग एजेंसी वर्क within his authority, the principal is also liable। यहाँ पे जो ये लाइन बोल रहे हैं ना, while doing his agency work within his authority, इसका मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, थोड़ा सा आप सिचुएशन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। समझना, मैं और डिम्पल, मेरी है एक एडवोकेसी, ठीक है, एडवोकेट है हम दोनों, ठीक है। हमारी है एक पार्टनरशिप फर्म, हम दोनों ने एडवोकेट है और काम करते हैं, ठीक। कौन आता है, आरुष आता है। आरुष आता है हमारे पास, बोलता है दीदी लॉयर हो आप, ठीक है, एक काम करो, मेरा एक प्रॉपर्टी का केस है वो थोड़ा सा देख लो। मैंने कहा हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने अपने यहाँ पे क्लर्क को बुलाया, ठीक है। क्लर्क को मैंने कहा कि ये हमारा क्लर्क है, ठीक है। क्लर्क को बुलाया मैंने, किसको बुलाया, किसको बुलाया, अंश को बुलाया कि अंश ये काम देख लेना, ठीक है। अब हम लोग पार्टनर है, समझना, हम लोग क्या है, पार्टनर, हम मालिक है, हम मालिक है। अंश हमारे अंडर काम करता है, वो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय है, ठीक है। आरुष किसके पास आया, हमारी फर्म के पास आया, मालिक के पास आया, ठीक है। मैंने कहा आरुष बिल्कुल टेंशन मत ले, ये काम मैं करवा दूंगी। मैंने अंश को बोला अंश ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, ये एक बार देख लेना। अंश ने मस्त प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देखे, ठीक है, और आरुष को बुलाया, बोला कि बस यहाँ यहाँ साइन कर दो, ठीक है, यहाँ यहाँ कर दो साइन। जैसे ही साइन किया, अगले दिन आरुष को पता चलता है कि मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम पे हो गई है, अंश के नाम पे हो गई। मतलब अंश ने क्या गलत हरकत करी, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा दी। आरुष ने तो भरोसे में साइन कर दिया। अब आरुष किस पे केस फाइल करेगा, किस पे केस फाइल करेगा, हमारी फर्म में केस फाइल करेगा। हमारे पार्टनर्स हम फंसेंगे, मैं फंसूंगी, डिंपल फंसेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी फर्म है, हम लोग एडवोकेट है। वो आया तो हमारे पास था, मैंने अपना काम अपने एजेंट से कराया, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने अपना काम अपने एम्प्लॉय से कराया, अपने एजेंट से कराया, तो एजेंट की सारे गलत कामों के लिए कौन लायबल रहेगा, हम। तो भाई उसका घर उसको दिलवाएंगे, जो भी उसको कंपनसेशन देना है दे देंगे, बाद में इसको छोड़ेंगे नहीं हम, अंश को छोड़ेंगे थोड़ी ना हम, पहले तो उसको देंगे, थर्ड पार्टी के लिए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अपने एजेंट को पकड़ेंगे, उसकी सैलरी से पूरा कंपनसेशन कट करेंगे जो भी हमने वहां पे दिया, क्योंकि इसके चक्कर में हमें नुकसान हुआ ना। तो पहले तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइमरी ड्यूटी क्या है, उसको उसका पूरा सब कुछ दिलवा दो, जो भी केस वेस का जो भी खर्चा होता है वो दिलवा दो। बाद में हम धीरे 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 इसे वसूलेंगे या फिर इसे नौकरी से निकाल देंगे, वट जो भी हम एक्शन लेंगे वो अपना पर्सनल लेवल में लेंगे। तो यहाँ पर बस ये बोल रखा है कि अगर ये काम कब होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब दूसरी बात समझना, अब दूसरी बात समझना, ठीक है। क्योंकि अंश हमारी एक एडवोकेट वाली फर्म में काम करता है, ठीक है, तो अंश जहां रहता है उसके आसपास के लोकल एरियाज में वो भी फेमस हो गया है। तो कोई इसके पास पर्सनली आता है और बोलता है यार मेरी प्रॉपर्टी का केस भी देख लेना, तू तो दिखता है वहां पर। तो अंश ने कहा लाला दिखाता, दिखाओ प्रॉपर्टी के पेपर। वहां पे उसने सेम हरकत करी, क्या करे, उनके पूरे घर अपने नाम पे कर दिया। अब मुझे बताओ क्या अब हम लोग रिस्पॉन्सिबल है क्या, नहीं, क्यों, रीजन बताओ, क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है क्या, वो आरुष मेरे पास आया था, हमारे पास आया था, इसलिए हम लाइबल है, हमने ये काम अंश कराया। लेकिन कोई इंसान डायरेक्ट अगर अंश के पास आता है तो क्या अब हम लाइबल है क्या, नहीं, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्या ये बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन है, एजेंट इज ऑल्सो पर्सनली लाइबल। पहली सिचुएशन में वापस आते हैं, हम तो लाइबल हैं ही, आरुष के साथ जो गलत हुआ, लेकिन हाँ बस हम ही लाइबल नहीं है, हमारे साथ साथ कौन फंसेगा, अंश भी फंसेगा। क्यों, क्योंकि अंश से हम वसूलेंगे। तो यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, ए अपॉइंट करता है बी को टू सेल गुड्स, ठीक है, बी क्या करता है, फर्स्टली टेल कस्टमर की गुड्स है ना ओरिजिनल है लेकिन उसने नकली गुड्स बेचे, कस्टमर को तो लॉस हुआ ही। इसमें क्या बोला, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के दोनों फंसेंगे क्योंकि दोनों की मिली भगत है, ठीक है। तो आरुष को जो भी देना है वो हम दे देंगे, क्योंकि अभी तो उसके पास पैसे नहीं, लेकिन हम इससे पूरा पैसा वसूलेंगे और दोनों की लाइबिलिटी बराबर से बनती है। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का। नेक्स्ट सेटिंग बताइए क्या लिखा है, पर्सनल लाइबिलिटी टू एजेंट टू दी थर्ड पार्टी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी थर्ड पार्टी को लेकर, अब क्या है, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ जाइए, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है, पॉइंट्स पहले शॉर्ट में समझेंगे फिर तुम्हारी बुक की लैंग्वेज। पर्सनल लाइबिलिटी किसकी, एजेंट की, ठीक है। वैसे तो हमेशा प्रिंसिपल, कब एजेंट फंसेगा, एजेंट पर्सनली लाइबल हो जाएगा, एजेंट हिमसेल्फ अग्री टू लाइबल। खुद से बोल रहा है मेरी गलती, कितना अच्छा इंसान है ना, कहाँ मिलते हैं ऐसे इंसान। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या लिखा है,
बाहर की फॉरेन कंपनी है, तुम यहाँ पे बोल रहे हो तुम उसके एजेंट बने घूम रहे हो, हम तुम्ही को पकड़ेंगे, वो पकड़ में आने वाले हैं क्या? नहीं। तो साफ बोला, एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा जब वो खुद बोलता है, तो तब लायबल हो जाएगा जब उसका प्रिंसिपल फॉरेनर है। ठीक है, चलिए पहले दो समझ में आ गए। तीसरा, एजेंट साइंस द डॉक्यूमेंट इन हिज ओन नेम विदाउट शोइंग ही इज ओनली एन एजेंट। ऊपर वाले पॉइंट याद आ रहे? उसने जानबूझ के छुपा के रखा है, वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि वो प्रिंसिपल है, तो फिर वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। तीन बातें, या तो वो खुद से एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा प्रिंसिपल जो है वो फॉरेनर है, तीसरा उसने अपने आप को एजेंट डिस्क्लोज किया ही नहीं। चौथा, प्रिंसिपल, भैया छोटा बच्चा है, प्रिंसिपल क्या है? माइनर है। एक छोटे बच्चे ने बिजनेस चालू किया, एजेंट के थ्रू काम करवाया, ठीक है। एजेंट को तो रूल्स रेगुलेशन पता है नहीं, उसे लगा हमेशा प्रिंसिपल लाइबल रहता है, चलो काम कर दो। पता चला भैया जब प्रिंसिपल पे बात है तो प्रिंसिपल तो माइनर निकला, तो अब एजेंट क्या हो जाएगा? पर्सनली लाइबल। तो मस्त बुद्धू बना सकते हो तुम लोग, माइनर हो, माइनर हो कि नहीं हो? नहीं हो, अब नहीं बना सकते। भाई के नाम पे मत करना कुछ भी, छोटे भाई बहनों के नाम पे, है ना। तुम एजेंट बनोगे, वो प्रिंसिपल बनेगा, फंस जाओगे। बच्चों बातें नहीं सुनाई नहीं दे रहे मुझे, शांति। बिल्कुल होना चाहिए, वही तो बोले, पूरा ही गलत है। प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता ही नहीं है, ये गलत है। आपने माइनर बना कैसे लिया प्रिंसिपल, ये गलत है। तो अब आप एजेंट हो ही नहीं, आप ही प्रिंसिपल हो, आप ही फंसोगे। वो यही कह रहे हैं, गलत ही है, वो यही कह रहे हैं। ठीक है, चलो। अगर आपने प्रिंसिपल किसी माइनर को बना लिया, जो बनाना गलत है, ऐसे करने पे एजेंट तुम खुद ही इसके लिए क्या हो जाओगे? लाइबल हो जाओगे। चलिए, एजेंट एक्ट विदाउट अथॉरिटी। अथॉरिटी थी ही नहीं, याद करो हमने अलग अलग टाइप की एक्सप्रेस एजेंसी होती है और एक इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में एक याद आ रहा है, रेक्टिफिकेशन। दो काम करने की अथॉरिटी थी, तीन काम करने की अथॉरिटी नहीं थी, वो वाला एग्जांपल दिया था। मैंने रेटिफाई नहीं किया, तो अब आप खुद पर्सनली लाइबल हो जाएंगे ना। आपने वो काम किया जो काम करना आपको अलाउड ही नहीं था, तो अब इसके लिए प्रिंसिपल लाइबल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? पक्का। याद करो हमने हस्बैंड वाइफ के केस में भी पढ़ा था, हस्बैंड ने साफ वार्निंग दे रखी थी, उसके बाद भी अगर काम होता है ऐसे, तो फिर वो लाइबल नहीं है, एजेंट उसके लिए पर्सनली लाइबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ट्रेड का कस्टम ही ऐसा है, स्पेशल इंटरेस्ट मेक द एजेंट पर्सनली लाइबल। ये काम ही ऐसा है, ये सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ एजेंट को ही पकड़ा जाता है, प्रिंसिपलों को नहीं। जब भी तुम्हें कस्टम टर्म मिले ना, तो कस्टम मतलब कि धंधा करने का तरीका ही ऐसा होता है, जनरल काम करने का तरीका यही होता है, ये बिजनेस से आता है, ऐसा है, सिस्टम ही ऐसे। तो इन सब में माना जाएगा। लेकिन हाँ, जो ये 6 वाला पॉइंट है, ये जो 6 वाला पॉइंट है, ये वाला ना, एफ वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। एफ वाला पॉइंट जो ये कौन सा है, 6th पॉइंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए स्किप। देन 7, एजेंट कमिट क्या करता है? कुछ टॉट या फिर कुछ फ्रॉड करता है, कुछ ऐसा फ्रॉड करता है जो प्रिंसिपल अब बेयर नहीं कर सकता, तो एजेंट पे बात आएगी। वापस हम पढ़ रहे हैं, एजेंट कब कब लाइबल हो जाएगा? पहला, खुद वो एक्सेप्ट करता है, दूसरा फॉरेन प्रिंसिपल है, तीसरा खुद अपने आप को शो करता है प्रिंसिपल, चौथा माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा है, खुद ही फंसेगा, फिफ्थ क्या बोलता है? अथॉरिटी नहीं थी, काम किया। 6 को थोड़ी देर के लिए स्किप। 7 क्या बोलता है? आप रॉन्गफुल एक्ट करते हो, तो ठीक है। नीचे एग्जाम्पल देके बताया, बी एक्ट एज एज एजेंट विदाउट अथॉरिटी, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी, सी सफर लॉस, बी इज पर्सनली लाइबल। अब इसमें किसी को डाउट है क्या, 6 वाले को छोड़कर? नेगोशिएबल, नेगोशिएबल कहाँ पे लिखा है, कहाँ यूज किया उन्होंने? कौन से वाले पॉइंट में? सी वाले में। चलो, अच्छा बी इन्होंने यहाँ छुपा के रखा है, क्या क्या तो करते हैं। ठीक है, ए बी सी, सी वाला पॉइंट रीड कर रही हूँ। यहां इससे तो पता चली गया आपको क्या है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको बता रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट। आपके सिलेबस में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, आपके सिलेबस में ये भी है, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्चुअल में है क्या? नेगोशिएट करना समझते हैं? नेगोशिएट करना समझते हैं मतलब बार्गेनिंग करना,
ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें आते हैं, हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपने कुछ नाम सुने हैं। क्या आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुना है? क्या आपने प्रोमिसरी नोट सुना है? यहाँ तो सुना है, सुनेंगे भी, समझेंगे भी, आपके सिलेबस में भी है। तो ये सब के सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। यहाँ बस ये लिखा है एजेंट ने साइन किया है, वो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, व्हाटएवर जो भी है, इन हिज ओन नेम विदाउट मेकिंग क्लियर, उसने क्लियर किया ही नहीं कि प्रिंसिपल कौन है, तो भाई आप खुद ही फंसेंगे। यहाँ अभी आपके लिए सिंपल लैंग्वेज के लिए अगर मैं बोलूँ तो डॉक्यूमेंट साइन किया, लेकिन डॉक्यूमेंट थोड़ा सा स्पेसिफिक है, कौन सा वाले डॉक्यूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो फिर नहीं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रोमिसरी नोट, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पैसे पे करूंगी, मैंने अपना प्रिंसिपल बताया ही नहीं। अगर मैंने लिखा मैं पे करूंगी तो भाई कुशाग मेरे अगेंस्ट केस फाइल करेगा, मुझे को पे करना पड़ेगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को 4-5 चीजें आती हैं, उन्हीं 4-5 चीजों की स्पेसिफिकली बात हो रही है। जब हम वो एक्ट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्लियर हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है। क्लैरिटी है? पक्का? चलो अब आते हैं एफ वाले पॉइंट। पहले एफ वाले पॉइंट को रीड करो। वेयर द अथॉरिटी इज वन कपल्ड विद द इंटरेस्ट। अथॉरिटी क्या लिखा है, इज वन कपल्ड विद द इंटरेस्ट, अथॉरिटी जो दे रखे है उसके साथ इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। Where a trade, use या custom makes the agent personally liable, he will liable to third party. यहाँ कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि भैया अथॉरिटी कपल विद इंटरेस्ट का पहले मीनिंग समझते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पूरा ये सारी चीजें डिटेल में समझाया है इस कंसेप्ट को, तो चलो पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर और अच्छे से उसे इलैबोरेट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग, व्हेन एजेंट हैज अ पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अगर एजेंट का कुछ पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी जुड़ता है उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी के साथ, तो इसे हम बोलते हैं अथॉरिटी कपल विद इंटरेस्ट। दीदी एग्जाम्पल दो तभी समझ में आएगा, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल, ए ने उधार लिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना है तुम्हें, ठीक है, अपनी बुक में एग्जाम्पल लिख लेना तभी याद आएगा। ए ने उधार लिया, ए क्या है हमारा डेटर, ए क्या है हमारा डेटर, किससे उधार लिया, बी से, ठीक है। चलिए बी से उधार लिया, मैं उधार लेती हूँ और माल खरीद लेती हूँ, बहुत सारा माल खरीद लेती हूँ उधार का, ठीक है। अब बी कह रहे मेरा उधार चुका, मैंने कहा एक काम करना, मैं उधार तभी चुका पाऊंगी जब ये माल मैं मार्केट में बेचूंगी, मैं मार्केट में माल बेच ही नहीं पा रही हूँ, इस चक्कर में आपका उधार नहीं चुका पा रही हूँ, एक काम करो ना मेरा माल बिकवा दो। किसको बोला, क्रेडिटर को ही बोल दिया, जिससे उधार ले रखा था, जिससे उधार, फॉर एग्जांपल सृष्टि से मैंने उधार ले रखा है, 1 लाख का उधार ले रखा और मैंने माल खरीद लिया है, ठीक है। अब मेरा प्लान क्या था, मस्त इस माल को बेचूंगी और सृष्टि का पूरा उधार चुका दूंगी। लेकिन सृष्टि मेरे पास आती है और क्या बोलती है, दीदी मुझे मेरा उधार वापस दो। मैंने कहा यार मैं नहीं उधार दे पा रही हूँ वापस, क्यों, क्योंकि मेरा माल बिका ही नहीं है, प्लीज मुझे समय दो। सिस्टर ने बोला कि दीदी कैसे आप चुकाओगी बता। मैंने कहा जब ये माल बिकेगा। उसने बोला मैं काम करती हूँ, मैं चुका दे, मैं इस माल को धीरे धीरे बिकवाती हूँ, तो मैं प्रिंसिपल हूँ, इस माल जो ये सामान है, ये जो गुड्स है, इसका मालिक कौन है, मैं। लेकिन ये कौन बन गया, मेरी एजेंट, जो इस माल को बिकवाने में मेरी हेल्प कर रही है। लेकिन अब इसका डबल इंटरेस्ट है, अगर ये माल बिकेगा तो इसको इसका कमीशन तो मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ इसका मेन पर्पस क्या है, ये माल बिकवाने के लिए मानी क्यों, क्योंकि इसका उसका लोन चुक जाएगा। तो ए ने उधार लिया बी से, ए ने अपॉइंट किया बी को ही कि तुम ही मेरा एजेंट बन जाओ, तुम ही गुड्स को बिकवा दो ताकि रिकवर कर सके, तुम तुम्हारा उधार रिकवर मुझसे तभी कर पाओगे जब तुम मेरे गुड्स को बेचोगे। क्या एग्जाम्पल समझ में आया। तो बी हैज पर्सनल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे सृष्टि का क्या जुड़ता है, पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ता है इस गुड्स में, इस सेल में। एजेंसी कपल विद, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ जो एजेंट है इसके साथ, एजेंट तो वह है, कमीशन तो उसको मिलेगा मिलेगा, साथ में उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी जुड़ा है, इसे हम बोलते हैं एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट। पहले बताओ क्या मीनिंग समझ में आया। अब लेकिन इसे करने की कंडीशन है, इसे करने की कंडीशन है, यहाँ मीनिंग समझा, सच अथॉरिटी जनरली कैन नॉट बी कैंसिल, इस टाइप की अथॉरिटी, ठीक है। अब इसने माल बेचना चालू कर दिया, आधा माल इसने बेचा, आधा माल इसने बेचा, ठीक है, आधा माल बेचा और आधा माल अभी बचा है। मैं इसको बोलती नहीं नहीं अब तुम एजेंट नहीं बनोगी, नहीं कर सकती, मुझे अलाउड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये माल क्यों बेच रही है, क्यों बेच रही है, ताकि इसका उधार उसे चुका सके। इसने आधा माल बेचा है, अब आधे काम में मैं इसे रोक सकती नहीं हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है इसे रिवोक करने का। अब ये पूरा काम खत्म करके ही मानेगी ताकि इसको इसका उधार मिल जाए। तो कुछ कंडीशंस है इसमें। कंडीशन नंबर 1, एजेंट इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट, एजेंट का इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ द एजेंसी। दूसरा, अथॉरिटी मस्ट प्रोटेक्ट
एजेंट इंटरेस्ट, यहाँ हम एजेंट के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, माल बिकेगा तो भैया तुम्हें मिलेगा। इंटरेस्ट मस्ट बी रियल और सब्सटैंशियल होना चाहिए, रियल में इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि वो माल और वो पैसा लोन का। इंटरेस्ट शुड बी मोर देन नॉर्मल कमीशन, इसका जो इंटरेस्ट है बस इसका इंटरेस्ट कमीशन थोड़ी ना है, कमीशन के साथ साथ क्या है, लोन का वो प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट भी। तो ये है, अब आपकी बुक में आएंगे, पहले उस पॉइंट को फिर से समझेंगे। पहले मुझे बताओ, अथॉरिटी कपल विद इंटरेस्ट, क्या ये समझ में आया? एजेंट जो बना है वो बस कमीशन के लिए मुझसे जुड़ा नहीं है, ये कपल्ड है। कपल मतलब साथ में इसका एक इंटरेस्ट जुड़ा है, वो इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट है कि भैया लोन मिल जाएगा उसको उसका वापस। अब ऊपर आएंगे हेडिंग। वैसे तो पर्सनल लाइबिलिटी किसकी होती है, वैसे लाइबिलिटी किसकी, प्रिंसिपल की, लेकिन एजेंट भी लाइबल हो जाएगा। एजेंट कब लाइबल हो जाएगा, आ जाओ। वेयर अथॉरिटी इज वन कपल विद द इंटरेस्ट, एजेंट भी तो लाइबल हो रहा है, इसके भी सर पे आ गई भैया, इसको भी बिकवाना ही पड़ेगा। वेयर ट्रेड यूज या कस्टम मेक द एजेंट पर्सनली लाइबल, ही विल बी लाइबल टू दी थर्ड पार्टी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के लिए इसलिए लाइबल हो जाएगा क्योंकि इसकी भी मजबूरी है, इसको इससे पैसे रिकवर करना, इसीलिए। क्लैरिटी है बच्चों? यही चीज आपको इन्होंने डिटेल में मीनिंग में बताया, एग्जाम्पल भी वही बताया कि भैया एडवांस दे रखा है, उधार दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है सेक्शन 202 में दे रखा है, फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होगी तो ही। इंटरेस्ट जो एजेंट का है वो जुड़ा होना चाहिए, अथॉरिटी जो एजेंट को दे रखी है वो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट के एजेंट को, थर्ड पॉइंट यहाँ छुपा के रखा है इन्होंने। इंटरेस्ट ऑफ द एजेंट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ठीक है, सब्सटैंशियल होना चाहिए, नॉट ऑर्डिनरी। एंड तीस चौथा क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑफ द एजेंट शुड बी ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन, कुछ ज्यादा होना चाहिए। थर्ड वाला एक बार और, द इंटरेस्ट ऑफ द एजेंट इज द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी सब्सटैंशियल नॉट ऑर्डिनरी, सब्सटैंशियल मतलब कुछ ज्यादा, नॉट ऑर्डिनरी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ज्यादा इंटरेस्ट क्या है, लोन, ये कमीशन के लिए नहीं जुड़ी है मुझसे, किसके लिए जुड़ी है, उधार उसको वापस चाहिए, इसीलिए। दैट्स इट। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का? नेक्स्ट, यहाँ पे छोड़ सकते हैं बच्चों, टाइम हो गया है, खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, एक ही पेज का बच्चा है, ठीक है, और क्वेश्चन भी करेंगे।